सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम मैट्रिक्स थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका है ये पार्ट 1 रख लो आप, क्योंकि न्यूमेरिकली मैं एक और करवाने वाली हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मोस्टली हर टाइम आता है और ये काइंड ऑफ क्वेश्चंस में बहुत टाइम आते हैं। सो मैं आपको दोनों करवाऊंगी, मतलब पार्ट 1 में भी एक क्वेश्चन है, पार्ट 2 में भी दूसरा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल ऑन सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमने देख लिया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, कि जिसमें मल्टीपल्स जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक साथ क्या होते हैं, अलाइंड होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन। जैसे आप देख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस है, और एक इक्वेशन नहीं होती है, मल्टीपल इक्वेशंस। जैसे आप देख सकते हो मेरे पास 3 इक्वेशंस है। अब आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला कि हम जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं, उस केस में हम कुछ फॉर्मूलाज यूज करते हैं, लाइक रैंक ऑफ सिंगल मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ डबल काइंड ऑफ कह सकते हो, जिसमें आप ज्वाइन निकालते हो। ठीक है, तो इसको निकालने के बाद आप कुछ चीजें देखते हो कि अगर वो एक दूसरे के इक्वल आते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वैल्यूज आती हैं, तब उसका कुछ अलग चीज वो रेप्लिकेट करता है। अगर वो नॉट इक्वल टू आता है तो वो कुछ और चीज डिफाइन करता है, और अगर मतलब ये चीज दोनों ही पहले ना आए इक्वल, तो वो भी अलग चीज डिफाइन करता है। आपने पढ़ा है नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। तो ये इसी चीज को बताता है हमें और हेल्प करता है क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन विद द क्वेश्चन। तो पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं जो ये है, ये आपको साइन पता है, ये होता है मैट्रिक्स का साइन। मतलब ये जो ए है, साथ में जो है ये वाला साइन लगेगा, बीच में आप देख सकते हो कॉलन लगा है बी, मतलब इन दोनों की वैल्यू साथ में लिखी जाएंगी। तो अब अगर आप नोटिस करोगे, मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लिखा है x + y + z = 3। इस केस में आप क्या करते हो, अगर आपने ये फॉर्मूला देखा है, ये नोटिस किया सभी ने, सो ए क्या होता है, आपको पहले भी बताया, ए होते हैं जितने भी आपके वेरिएबल्स है ना, उनके कॉन्स्टेंट्स या कोफिशिएंट्स, सॉरी मिस्टेकन, इट्स कोफिशिएंट, मतलब आपके कितने कितने कोफिशिएंट्स है। अब आप देखोगे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है इसके साथ, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है इसके साथ, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी नहीं है तो 1 तो होगा ही, मतलब 1 × x तो x ही हुआ ना। ठीक है, तो मैंने इसको भी 1 रख लिया, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, यहाँ पर 2 है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको भी 3 है, हम नहीं छेड़ेंगे। इसके बाद ये कर लिया, ये कर लिया। ये आपने ना पेंसिल के साथ रफ वर्क कर लेना, सो दैट इट विल गेट इजी। इसको करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ये वैल्यू लिख ली, ये जितनी भी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स थे ना, जैसे जैसे लिखे हुए हैं वैसे लिखना है, कोई आगे पीछे नहीं करनी है। अब आप नोटिस करोगे 1 1 1 1 2 4, तो यहाँ पर भी 1 2 4 1 3 9, तो यहाँ पर भी 1 3 9। ये बात खत्म हो गई। उसके बाद यहाँ पर बी है, तो बी आपका क्या है, यहाँ पर आपका मैट्रिक्स नहीं है, बी आपके क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, जिनको हम D1 D2 D3 भी पढ़ा है हमने फॉर्मूले में, ये आपके कॉन्स्टेंट्स है। तो ये कॉन्स्टेंट्स भी आप साथ में लिखोगे और साथ में बीच में लगा दोगे कॉलन। इसको लगाने के बाद ये बनेगी आपकी जॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको करने के बाद आप क्या करोगे, इसका बनाओगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल से एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर 4 5 रख लिया मैंने, इट्स लाइक यू कैन से यहाँ पर अगर यहाँ पर नॉर्मली कोई भी वैल्यू आती है ना, डजंट मैटर, अगर यहाँ पर 0 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्टली केसेस में यहाँ पर वैल्यू में भी रह जाती है, सो नॉट अ बिग डील। बट आपको ऐसे बनाना है, देख सकते हो ये आपका ट्रायंगुलर बन रहा है। तो ये देख सकते हो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसको अपर ट्रायंगुलर बना दिया। अब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए, मतलब ये वाली जगह आपको हमेशा क्या करनी है, 0 लानी है। मोस्टली ट्राई करना, ये भी ले आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्टली इन तीनों को तो लाना ही लाना है 0। इनको करने के लिए आप क्या करोगे, यूज करोगे रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म। रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म हमने क्वेश्चन कर रखा है, बट स्टिल हम इसको इन डिटेल करेंगे। इसको करने के लिए हमें, अगर ये वाली रो, अभी आपने देखा मुझे ये वाला 0 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, अगर आप नोटिस करोगे तो मैं अगर R2 को R1 से माइनस करूंगी और R2 ही रखूंगी, क्योंकि मुझे R2 में ही 0 चाहिए। सो R2 में ही मुझे चाहिए तो R2 ही लिखूंगी, पर मैं क्या करूंगी, R2 को माइनस करूंगी R1 से। तो पहले में मेरा क्या हो गया, R2 - R1 हो गया, कितना आ गया, 0। फिर मैंने 2 - 1 किया, कितना आ गया, 1। 3 - 1 किया, 2 आ गया। 4 - 3 किया, 1 आ गया। इसको करने के बाद मैंने क्या किया, इसको साथ में ही लिख दिया R3 की वैल्यू को भी, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता, तो पर आप कर सकते हो, अगर आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से करना आता है, आप एक साथ दोनों चीजों को रन कर सकते हो। ये करने के बाद अब आप नोटिस करोगे ना, आप कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, ये वाला भी चेंज कर देंगे। नहीं, R1 कभी भी चेंज नहीं होता है। R1 तब चेंज होगा, फॉर एग्जांपल मैंने R2 की जगह R1 किया होता, तो जितनी भी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये यहाँ पर होती चेंज, और ये वाली बिल्कुल सेम रहती है ऊपर वाली की तरह। समझ आई, ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ के लिखना। इसको करने के बाद अब आपने R3 भी कर लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी 0s चाहिए, तो पहले ही स्टार्टिंग में कर लेते हैं।
करने के लिए मैंने क्या किया, R3 अप्रोचेस टू R3 माइनस R1, क्योंकि मैं R1 से कर रही हूँ क्योंकि मुझे इजी लग रहा है, 1 1 है सो इट विल। तो ये करने के बाद मेरे पास आ गया 0 3 8 और 3। इसको भी करना है, कुछ बच्चे यहाँ पे छोड़ जाएंगे इन वैल्यूज को, ये वाली ये करना नहीं है। इसको करने के बाद मेरे को जब जहां जहां चीजें मिल रही है मैं करती जाऊंगी। मेरे को ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, मुझे ये 0 बनानी है। तो अगर मुझे ये 0 बनानी है तो अगर मैं ऊपर देखूं मेरे पास क्या है 1, सो अगर मैं 3 माइनस 3 इंटू 1 करूं तो कितना आ जाएगा 0, और मुझे 0 ही चाहिए। तो अगर मैं इस चीज को फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूं तो मुझे किस में चाहिए 0, अपनी रो थर्ड में, इक्वल टू 3 क्या है मेरा R3 में, माइनस 3, मतलब 3 आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप पूरी रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आपकी R2 है तो 3 इंटू R2, ठीक है। इसको करने के बाद आपकी R3 का ये पूरी इक्वेशन बन जाती है। इसको यूज करने के बाद आप क्या करोगे, इसको यूज करोगे तो आपकी पूरी इक्वेशन में देखोगे कि आपके पास ना ये वैल्यू आ गई। अब कुछ बच्चे इसको भी ट्राई करेंगे बट करना मत, क्योंकि अगर आप इसको यूज करोगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। करके देख लेना चाहे बेशक, बट यहाँ तक ठीक है, आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई। इसको करने के बाद अब आपको निकालना है रैंक, और रैंक आपको मैंने बोला था कि रैंक ऑफ ए निकालते हो तो आपको ये नहीं देखना है, बिकॉज ये ऐसे है ना, तो आपको इस टाइम ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है। अगर आप नोटिस करोगे रैंक का मतलब क्या होता है, जितनी आपके पास क्या है नॉन जीरो रोज है, नॉन जीरो रोज मतलब जिसमें कोई भी जीरो नहीं है। अब आप नोटिस करो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है, तो मेरे पास पहली रो आ गई, इसमें भी कोई पूरी कंप्लीट नहीं है, मतलब एक 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको वो कर दोगे, नहीं, पूरी 0 होनी चाहिए तभी हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद नहीं, ये भी मेरे आती है रैंक में, यहाँ पर भी कंप्लीट 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर भी 0 होता तो हमारे पास 2 ही रैंक आता, पर देख सकते हो आप मेरे पास क्या है यहाँ पे 2, ये पूरी कंप्लीट नहीं है, ये 3 आ गई, तो मेरे पास रैंक कितना आ गया इसका 3। अब मुझे निकालना है पूरे का निकालने के लिए अब मैं इसको पूरे को देखूंगी। इसको करने के लिए पहली रो, नहीं भाई इसमें भी पूरा 0 नहीं है, सेकेंड, अब इसमें भी नहीं है क्योंकि 2 आ गया बीच में, अगर यहाँ पर 0 होता तो भाई मेरे पास रैंक 2 आ जाता, चेंज हो जाता क्वेश्चन, बट नहीं 2 है तो मेरे पास कितना आ गया 3 रैंक, इसका भी आ गया। अब एक कंडीशन पड़ी थी हमने, अगर आपको याद होगा, बट स्टिल हम इसको रिमेम्बर करते हैं कि जब भी मेरा रैंक ऑफ इन दोनों का कॉम्बिनेशन इक्वल टू ये होता है, इक्वल टू 3 आया ऑब्वियसली। अब आपने नंबर ऑफ अननोन्स भी देख लो, नंबर ऑफ अननोन्स क्या है हमारे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमने स्टार्टिंग में कितने देखे थे 1 2 3, मतलब x y z वेरिएबल्स हैं हमारे, तो इनको अननोन्स बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पूरी ही इक्वेशंस में x y होता तो आप बोलते 2, यहाँ पर आपके 3 है, तो यहाँ पर आएंगे 3। देख सकते हो कि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, और साथ में ये भी पूरा इक्वल है, तो मतलब ये तीनों क्या हुए, एक दूसरे से इक्वल हुए। तो हम इसको कह सकते हैं अपनी इक्वेशंस के हिसाब से कि हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। पहली तो बात है कि कंसिस्टेंट 2 ही केस में था, एक था यूनिक सॉल्यूशन के लिए, एक था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए, और नो सॉल्यूशन के लिए तो वो इनकंसिस्टेंट था। ये तो हमें याद करके रखना पड़ेगा। इस केस के कंसिस्टेंट है, साथ में क्या दे रहा है ये यूनिक सॉल्यूशंस। अब समझ आया, यूनिक सॉल्यूशंस। अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये नहीं होता 2 होता, ये 3 = नॉट इक्वल टू 2, तो इस केस में हम बोलते हैं इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर ये भी नहीं होता, अगर ये पहले ही एक दूसरे के साथ नहीं होते, सो यहाँ पर तो पहले तो रैंक ही नहीं मिल रहे, तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं, इसका मतलब हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, और वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के लिए हमारे पास एक ही चीज है जो कि है नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट के लिए 2 है जो कि है हमारा यूनिक और इनफाइनाइट। ये हमको फिर से रिपीट इसलिए करवा रही हूँ, कुछ बच्चों को याद नहीं रहा होगा, प्लीज अगर डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज पिछली वाली वीडियो जाके देख लो, नहीं तो अभी भी मैं करवा रही हूँ, सो बी देयर। तो ये करवाने के बाद ये यूनिक में जो भी मैंने करवाया कि ये वाली इक्वेशन आ जाती है जिसमें सभी इक्वल होते हैं, इनफाइनाइट में ये हो जाता है कि ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, सो ये है डिफरेंस। अब कुछ क्वेश्चंस में ना ये भी पूछा जाता है कि अगर आपके पास ये जो अननोन्स है एक्स वाई जेड, इनकी भी वैल्यूज निकालो, तो कुछ केसेस में एक्स वाई जेड निकालने के बाद अगर आप ये ना अपने इक्वेशंस ना ये इंपॉर्टेंट है एक्स वाई जेड निकालने के लिए, अब क्या करोगे आप इसको लिख दोगे एक्स वाई जेड, क्योंकि ऐसे था ना ऊपर क्वेश्चन में भी तो ऐसे था, जस्ट वेट अ सेकेंड, अब देखोगे ऊपर क्वेश्चन में भी ऐसे था एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसको लिख सकती हूँ नीचे, हाँ, तो यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड लिख सकती हूँ, तो मतलब मेरी पहली इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। सेकेंड लिखूंगी तो 0x तो 0 ही हो जाएगा, सो इट विल बिकम y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। चलो कुछ बच्चों के लिए मैं 0 लिख देती हूँ। सेकेंड वाले में तो 0 0 प्लस 2z इज इक्वल टू 0, ये बन गई मेरी 3 इक्वेशंस।
समझ आया? एक्स वाई जेड निकालने के टाइम पे क्या करना है। अब आप देखोगे जेड मेरे पास ऑलरेडी 0 आ गया। अगर जेड 0 आ गया तो मैं इस हिसाब से मैं अपनी कुछ इक्वेशंस तो सोल्व कर सकती हूँ। मैंने क्या कर दिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी, क्योंकि इस इक्वेशन तो जेड है नहीं। इसको डालने के बाद मेरे पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y प्लस 2x इज इक्वल टू 1। मैंने इनको थोड़ा अरेंज वे में लिख लिया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, मतलब इनको अरेंज कर लिया, x की वैल्यू की x की वैल्यू रख दी। इसके बाद कुछ बच्चों को ये करने आता है, बट स्टिल अगर ये आपके पास है, यहाँ पर देख सकते हो इसका कोफिशिएंट है कोफिशिएंट है 1, उसका कोफिशिएंट है 2, ये किसी भी चीज के साथ नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं इन मैथमेटिक्स और इन स्टैटिस्टिक्स, 2 इसके कांस्टेंट को, सेकंड इक्वेशंस के कांस्टेंट को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ, और इसका जो कोफिशिएंट होता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, जिससे हमारी इक्वेशंस क्या जाती है, सेम आ जाती हैं। अब आप देखोगे मैंने ये सेम चीज यहाँ पे करी है, तो इसके बाद मेरा जो x की वैल्यू है, जो स्टार्टिंग के कोफिशिएंट्स है मेरे पास सेम आ गए, मतलब अब हमारे पास जो सब्ट्रैक्ट करने का सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इजियर हो जाएगा। इजियर करने के बाद मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को माइनस किया। अब ये था थोड़ा सा वो चीज है कि जब आप कुछ इक्वेशंस को माइनस करते हो ना तो साइन चेंज होते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर प्लस प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ पर प्लस प्लस है, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ पर माइनस हो गया। मतलब जो यहाँ पर ना जो सेकंड वाली जो इक्वेशन में जो ये साइन आता है ना उसका डिफरेंट लिखना होता है यहाँ पे। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो गया। अगर बाई चांस यहाँ माइनस होता है यहाँ पर क्या हो जाता प्लस। मोस्टली ये वाला इतना वो नहीं करता जितना ये करता है, जितना सेकंड वाला करता है, इसमें मतलब रोल प्ले करता है। बट इसना भी कोई वो नहीं है, आप माइनस मतलब ये साइंस नहीं मतलब पर इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात बोलूँ तो। ये करने के बाद मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसके बाद मैंने y की वैल्यू को किया इक्वेशन 1 में पुट। आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। आप इस वाली में भी पुट कर सकते हो जो आपकी नॉर्मल ये वाली थी, ठीक है। इसमें पुट करके आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी जो इक्वेशन है वो क्या दे रही है, x जो कि है आपका -2। अब क्या करना है, जब कुछ बच्चों को ना इस चीज को क्लैरिफाई करने में बहुत डिफिकल्टी आती है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं, जो भी आपके पास x y z की वैल्यूज आई है ना उनको यहाँ पुट कर दो। इक्वल टू अगर 3 आता है तो योर आंसर इज करेक्ट, पूरा क्वेश्चन ठीक है, 10 मार्क्स पूरे। y की x की सेकंड इक्वेशन में भी कर लो पूरी, अगर दिल में कोई डाउट रहता है तो थर्ड में भी कर लो। अगर इक्वल टू 0 आता है, इक्वल टू 3 आता है, इक्वल टू 1 आता है, योर आंसर इज परफेक्टली फाइन एंड करेक्ट। सो ये था आज हमारा क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूमेरिकल ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पार्ट 1, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे इंपॉर्टेंट, सो प्लीज बने रहिए। वो बहुत डिफरेंट न्यूमेरिकल है और वो हर बार आता है, इट्स लाइक कह सकते हो कि सदियों से चला आ रहा है। सो प्लीज बने रहिए। स्टिल अगर किसी को डाउट है, किसी टॉपिक में कोई रह गया हो पॉइंट जो आपको फिर से समझना हो, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दिए करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।